नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। 15वीं सदी के बाद यूरोप की कई बड़ी ताकतें भारत आईं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और हाँ, अंग्रेज। जी। सब एक से बढ़कर एक, सबके इरादे भी बड़े थे। लेकिन आखिर में ब्रिटेन की एक छोटी सी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने सबको हराकर लगभग 200 साल के लिए पूरे भारत पर कब्जा कैसे कर लिया? अब ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब मतलब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं, स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास, वो किताब बताती है कि ये एक अविश्वसनीय कहानी है। रणनीति की, बिजनेस मॉडल की और हाँ, सही समय पर सही दाव चलने की। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के नजरिए से। जी। तो हमारा मिशन साफ है, ये पता लगाना कि इस रेस में ब्रिटिश आखिर जीते कैसे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये रेस शुरू हुई। मेरा पहला सवाल है कि 15वीं सदी में आखिर यूरोप को अचानक भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? जमीनी रास्ते तो थे ही। बिल्कुल थे, लेकिन उन रास्तों पर कह सकते हैं कि कुछ फाटकों पर कब्जा हो गया था। अच्छा। इसे समझने के लिए उस समय के यूरोप को देखना होगा। वहाँ एक नई जागृति की लहर थी, जिसे रेनेसा कहते हैं। लोग नई खोजें करना चाहते थे, नई दुनिया देखना चाहते थे। और व्यापार भी तो था। हाँ, वो तो सबसे बड़ी वजह थी। भारत और पूर्वी देशों के मसालों, खासकर काली मिर्च और रेशम की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। मतलब बिजनेस का एक बहुत बड़ा मौका था। बहुत बड़ा। लेकिन इस पूरे बिजनेस पर इटली के 2 शहरों, वेनिस और जिनोआ का कब्जा था। अच्छा, तो वो मोनोपोली थी उनकी। हाँ, एक तरह से वो जमीनी रास्ते से सामान लाते और पूरे यूरोप को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। फिर 1453 में एक बड़ी घटना हुई। क्या? तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इससे ये जमीनी रास्ते और भी महंगे और मुश्किल हो गए। अच्छा, तो बाकी यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल और स्पेन के लिए ये एक मजबूरी बन गई कि वो कोई दूसरा सस्ता रास्ता खोजें। बिल्कुल। मतलब अगर आपको बाजार में घुसना है तो या तो पुराने दरवाजे से ज्यादा पैसा दो या फिर अपना नया दरवाजा बना लो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और नया दरवाजा बनाने के लिए उनके पास वो तकनीक भी आ रही थी। जैसे कि? बेहतर जहाज बन रहे थे और कुतुबनुमा यानी कंपास की मदद से खुले समंदर में रास्ता खोजना अब मुमकिन हो गया था। और पुर्तगाल और स्पेन जैसे नए और मजबूत देश इस जोखिम भरे काम में पैसा लगाने को तैयार थे। और इसी खोज में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। यहां से खेल शुरू होता है। जी, यहीं से। तो सबसे पहला खिलाड़ी पुर्तगालियों की रणनीति क्या थी? क्या वो बस व्यापार करने आए थे? उनका इरादा सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं कि खतरनाक था। अच्छा। उनका लक्ष्य था हिंद महासागर पर पूरा कब्जा। वो अरब व्यापारियों को जो सदियों से यहाँ व्यापार कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से बाहर फेंक देना चाहते थे। और धर्म का भी तो एंगल था। हाँ, बिल्कुल। साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। मतलब वो यहाँ मेहमान बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर आए थे। मालिक बनने के लिए तो ताकत चाहिए। उन्होंने अपनी ताकत कैसे दिखाई? उनके पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। 1505 में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ये सुनने में तो बड़ा शांति प्रिय लगता है। हाँ, नाम पर मत जाइए। इसका असली मतलब था कि जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समुद्र पर कब्जा करना। ओह, अगर समंदर तुम्हारा है तो किनारे अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। दिलचस्प सोच है। लेकिन इसके बाद जो गवर्नर आया, अल्फांसो दी एल्बुकर्क, वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उसने इस पॉलिसी को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने ऐसा क्या किया? एल्बुकर्क ने सिर्फ समुद्र पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी कब्जा करना शुरू किया। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा? हाँ, और वो अगले 450 सालों तक पुर्तगालियों का गढ़ बना रहा। उसने हिंद महासागर के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, जैसे हॉर्मुज, मलक्का, अपने नौसैनिक अड्डे बना लिए। मतलब उसने पूरे हिंद महासागर को एक तरह से एक किले में बदल दिया जिसका दरवाजा उसकी मर्जी से खुलता था। और उस दरवाजे से गुजरने के लिए उसने एक टैक्स सिस्टम शुरू किया। टैक्स? हाँ, जिसे काटेज सिस्टम कहते थे। ये एक तरह का समुद्री गुंडा टैक्स था। हाँ, सही शब्द है। अगर किसी भी भारतीय या अरब जहाज को हिंद महासागर में व्यापार करना है
तो उन्हें पुर्तगालियों से कार्टेज नाम का एक परमिट खरीदना पड़ता था। क्या मुगलों को भी? यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर के जहाजों को भी ये परमिट लेना पड़ता था। ये तो सीधे सीधे संप्रभुता को चुनौती थी। क्या मुगलों ने इसका विरोध नहीं किया? उनकी अपनी नौसेना नहीं थी क्या? यही तो सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुगल जमीन पर तो बहुत ताकतवर थे, लेकिन समुद्र में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत से एक तरह से डरते थे। पुर्तगालियों ने अकबर और जहांगीर के दरबार में अपने पादरी भेजकर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश भी की, पर उसमें वो सफल नहीं हुए। तो फिर इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद पुर्तगाली इस रेस से बाहर कैसे हो गए? कहाँ गलती हुई? कई गलतियां हुई। उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। जैसे? पहली बात, उनकी कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। दूसरी, उनकी धार्मिक कट्टरता। वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, जिससे स्थानीय शासक और लोग उनके दुश्मन बन गए। अच्छा। और इसी बीच उन्हें ब्राजील में सोने की खदानें मिल गईं, तो उनका ध्यान भारत से हटकर उधर चला गया। और शायद नए खिलाड़ी भी तो मैदान में आ रहे थे। बिल्कुल। जब आप अपनी गलतियों से कमजोर हो रहे हों, तो आपके प्रतियोगी मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। और यही एंट्री होती है डच और अंग्रेजों की। 1632 में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें बंगाल के हुगली से खदेड़ा, तो ये साफ हो गया कि अब हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार खत्म हो चुका है। तो पुर्तगालियों ने खेल के नियम तो तय कर दिए कि नौसेना ही असली ताकत है। सही। अब दूसरे खिलाड़ी डचों की बात करते हैं। उनका क्या गेम प्लान था? डचों का गेम प्लान बड़ा अनोखा था। उनकी कंपनी थी वीओसी, जो 1602 में बनी थी, लेकिन उनकी पहली पसंद भारत नहीं था। तो फिर क्या था? इंडोनेशिया, वहां के मसाला द्वीप। भारत उनके लिए एक तरह का शॉपिंग सेंटर था। शॉपिंग सेंटर? ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो भारत से बेहतरीन सूती कपड़ा खरीदते थे, जिसकी पूरी दुनिया में मांग थी। फिर इस कपड़े को लेकर इंडोनेशिया जाते थे और वहां इसे मसालों के बदले बेचते थे। अच्छा, बार्टर सिस्टम जैसा। हाँ, फिर उन मसालों को यूरोप ले जाकर 10 गुना मुनाफे पर बेचते थे। तो भारत उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते का एक बहुत जरूरी पड़ाव था। तो भारत में राज करने का उनका कोई इरादा नहीं था? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ कितना पैसा और ताकत है, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं जागीं। पर तब तक मैदान में एक ज्यादा शातिर खिलाड़ी आ चुका था। अंग्रेज। जी। 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदारा के युद्ध में डचों की करारी हार हुई, और इसके साथ ही भारत में उनकी राजनीतिक कहानी खत्म हो गई। तो अब तक के खिलाड़ियों को देखें तो पुर्तगालियों ने आकर दादागिरी की, लेकिन टिक नहीं पाए। डच आए, लेकिन उनका फोकस कहीं और था। असली विजेता तो पर्दे के पीछे अपनी तैयारी कर रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की, और यहाँ से खेल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत मामूली थी। कैसे? 1609 में जब उनके दूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांगने पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद पुर्तगालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो वो क्या पहला मौका था जब अंग्रेजों ने साबित किया कि वो भी इस खेल में है? वो मौका आया 1612 में, सूरत के पास स्वाली के समुद्र में। वहां अंग्रेजों के छोटे जहाजों ने पुर्तगालियों के एक बड़े जहाजी बेड़े को हरा दिया। ओह! ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जहांगीर ये देखकर हैरान रह गया कि समुद्र के बेताज बादशाह पुर्तगालियों को भी कोई हरा सकता है। इस एक जीत ने जहांगीर की नजरों में अंग्रेजों का कद बहुत ऊंचा कर दिया। तो मतलब जहांगीर ने एक समुद्री लड़ाई देखकर अपना मन बदल लिया। ये तो आज के जमाने में किसी देश को अपना पसंदीदा फाइटर जेट बेचकर डील फाइनल करने जैसा है। आप कह सकती हैं। जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो आए। वो एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट थे। वो जहांगीर के दरबार में आए, उन्होंने बादशाह को कीमती तोहफे दिए और अपनी बातों से ऐसा प्रभावित किया कि पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का शाही फरमान हासिल कर लिया। ये तो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ये तो बस शुरुआत थी। असली गेम चेंजर तो 100 साल बाद आया। 100 साल बाद? हाँ, 1717 में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, तब बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को एक फरमान दिया। अच्छा। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी एक ऐसा शाही अधिकार पत्र कहा गया जिसने उन्हें दूसरों पर एक तरफा बढ़त दे दी। ऐसा क्या था उस फरमान में? उस फरमान के मुताबिक कंपनी बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी, सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले में। सिर्फ 3000? जी। ये एक ऐसी डील थी जो किसी और यूरोपीय कंपनी के पास नहीं थी।
इसने कंपनी के लिए मुनाफे के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। तो अब तक पुर्तगाली और डच लगभग रेस से बाहर हो चुके थे। बिल्कुल अंग्रेजों के पास एक शानदार बिजनेस मॉडल था। बिल्कुल। अब मैदान में आखिरी और सबसे मजबूत दावेदार बचा था फ्रांस। यहाँ से असली फाइनल मुकाबला शुरू होता है। एकदम। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनी थी और उनके मुख्य अड्डे पौंडीचेरी और चंद्रनगर में थे। और भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 भयंकर युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध। जी, कर्नाटक युद्ध। ये युद्ध भारत की जमीन पर लड़े गए, पर क्या इनकी वजहें भी भारतीय थीं या ये भी यूरोप की लड़ाई का ही एक हिस्सा था? ज्यादातर ये यूरोप की लड़ाई का ही विस्तार थे। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 तक चला, वो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हुआ था। अच्छा। वहां ब्रिटेन और फ्रांस लड़े तो यहां उनकी कंपनियां भी लड़ने लगीं। लेकिन दूसरे युद्ध से उन्होंने एक नई और खतरनाक रणनीति सीखी। वो क्या थी? वो थी भारतीय राजाओं की लड़ाई में एक तरह से किराए के सैनिक की तरह शामिल होना। मतलब? दूसरा कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब बनने के झगड़े में शुरू हुआ। एक दावेदार को फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया, दूसरे को अंग्रेजों ने। मतलब वो भारतीय राजाओं के खर्चे पर अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। बिल्कुल। और इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का नाम सामने आया। हाँ, क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय कंपनी में बस एक क्लर्क था, उसने एक ऐसा दुस्साहसी प्लान बनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या किया उसने? उसने सिर्फ 210 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर कब्जा कर लिया। इस एक जीत ने क्लाइव को हीरो बना दिया और युद्ध का पासा अंग्रेजों के पक्ष में पलट दिया। और फिर हुआ तीसरा और निर्णायक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध भी यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध का ही नतीजा था, लेकिन इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी में थे। 1760 में वंडीवाश की लड़ाई में हाँ, ये बहुत मशहूर लड़ाई है। उन्होंने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस एक हार ने भारत में फ्रांस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो वो बस कुछ छोटे इलाकों तक सिमट कर रह गए। जी, जैसे पौंडीचेरी। तो अब हम अपनी पहेली के अंत में आते हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब आए, सब ने कोशिश की, लेकिन आखिर में अंग्रेज ही क्यों जीते? वो क्या खास बात थी उनमें? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं है, बल्कि कई चीजों के एक साथ आने में है। और सबसे बड़ा अंतर था दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल में। बिजनेस मॉडल, ये तो कमाल की बात है। मतलब भारत पर कब्जे की लड़ाई असल में दो अलग-अलग तरह की कंपनियों की लड़ाई थी। बिल्कुल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। उसके शेयर होल्डर थे जो हर हाल में मुनाफा चाहते थे। कंपनी के डायरेक्टर लंदन में बैठे थे, लेकिन भारत में मौजूद गवर्नर को फैसले लेने की पूरी आजादी थी। वो तेजी से फैसले ले सकते थे, जोखिम उठा सकते थे। जैसे क्लाइव ने आरकोट पर हमला किया। बिल्कुल, वो एक जोखिम भरा फैसला था। और फ्रांसीसी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, उसे फ्रांस की सरकार चलाती थी। वो हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से आने वाले आदेशों का इंतजार करती थी। ओह। मतलब एक तरफ थी फुर्तीली, मुनाफे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली एक प्राइवेट कंपनी, और दूसरी तरफ एक सुस्त सरकारी दफ्तर की तरह चलने वाली कंपनी। नतीजा तो साफ था। कारण थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था नौसैनिक ताकत। ब्रिटिश रॉयल नेवी उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली